बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें आफाक सिलेबस के हवाले से है और आज यूनिट 8 इसमें पॉलीगॉन और सर्कल के बारे में जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ शेप्स हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहली जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्वाड्रिलेटरल शक्ल होंगी जो हमने पहले भी देखी हुई हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर आगे जो है इसके बाद सर्कल वगैरह सारा कुछ वो चीज़ें आएंगी जी। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होता है, ऐसी शक्ल होती है, आ क्लोज प्लान फिगर विद 4 साइड एंड 4 एंगल्स इज़ कॉल्ड आ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल वो होनी है जिसमें 4 ही एंगल होंगे और 4 ही उसकी साइडें होंगी, ठीक है जी। ये देखें, उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। सबसे पहली जो क्वाड्रिलेटरल शक्ल है वो है स्क्वायर्स, फिर रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर ऐसी शक्ल होती है जिसमें चारों साइडें उसकी एक जैसी होती है। अगर 4 सेंटीमीटर का ये है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। ये इसकी शक्ल होती है जो स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में ये इक्वल होता है, एंड मेजर ऑफ दी एंगल इन 90, और इसके जितने भी एंगल होते हैं, ये जो इस तरह से डिब्बा बना होता है ना, किसी भी शक्ल में ये जो हमारे पास डिब्बा इस तरह से बना होगा वो 90 का एंगल शो कर रहा होता है, ठीक है जी। ये भी 90 का, ये भी ना, ऑल एंगल जो है वो 90 के होंगे, ठीक है जी। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये सारी बताई हुई हैं कि सारे के सारे जो इसकी साइडें हैं वो सेम इक्वल टू है, यानी पी से लेकर एस तक, एस से आर तक, आर से क्यू तक, क्यू से पी तक, ये सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी, ये सेंटी मैंने सेंटी से बता दिया। अब एंगल्स, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। हमें एक्सरसाइज के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं, वहाँ पे भी हम जो है वो बताएंगे। तो यहाँ एंगल ऑफ अ वर्टिक्स इन द स्क्वायर इज़ आल्सो इक्वल। एंगल जो हैं इसके हमेशा एक दूसरे के इक्वल होने हैं। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये क्यू दरमियान में जो हमारे पास होता है इसका एंगल, यहाँ पे आर का एंगल, इसमें एस का एंगल, इसमें पी का एंगल, चारों एंगल इक्वल टू 90, जैसे मैंने यहाँ पे 90 90 90 लिख दिया, ठीक है जी। और क्या होता है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर एंड एस पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी 1 2 3, ठीक है ना। अच्छा, बात समझ आई है कि एस आर जो है वो इक्वल टू पी क्यू के है, और क्यू आर जो है वो पी एस के इक्वल है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यानी पैरेलल है, उसके सीध में जा रही है। तो आगे फिर इसका दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है? एक साइड से ज़्यादा लंबी होती है और दूसरी साइड से कम लंबी होती है, ठीक है जी। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, जैसे ये इसकी चौड़ाई है, मतलब विड्थ है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है, मतलब लंबाई है। तो लंबाई जो है वो इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये लंबी ज़्यादा है, तो ये मैं लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो जैसे हमारी बुक होती है, एग्जांपल के तौर पर बुक, रजिस्टर, इस तरह से जो है। अच्छा जी, इसमें क्या है कि ए डी, इसकी डेफिनेशन है, रेक्टेंगल क्वाड्रेटर विच आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दी एंगल एट ईच वर्टिक्स इज़ 90। इसके भी एंगल जो हैं जितने भी हैं वो 90 के एंगल होते हैं, ठीक है जी। इसके भी 90 का, इसका भी 90 का, सबका 90 होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ए बी इक्वल टू बी सी, इसमें क्या चीज़ होती है कि ये जो पैरेलल साइड है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती है,
ठीक है। ए बी इक्वल मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर जैसे मैंने यहाँ पे बताया है तो ये वाली साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी साइड। ठीक है जी, ए से लेकर बी तक। यहाँ पे उसने यही चीज़ बताई हुई है कि ए बी पैरेलल, ए डी जो है ये पैरेलल बी सी भी है। दूसरा ए डी इक्वल टू बी सी भी है। यहाँ पे देखें ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल है। ये दो लाइनें जो होती हैं ना, ये वाली दो लाइनें, इसका मतलब होता है पैरेलल, एक दूसरे की सीध में जाती हुई लाइनें हैं ये। ठीक है, अपोजिट जी। तो अब ये जो सी डी है ना, सी डी ये इक्वल टू ए बी के है। इसी तरह उसने ये देखें ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल है डी सी के। ये इसकी प्रॉपर्टी साथ साथ बता रहा हूँ। और एंगल तीनों के, एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू 90। ठीक है, इसको आप चाहें ऐसे लिख लें ए डी ए बी सी डी ए, या फिर आप अकेला अकेला भी लिख सकते हैं ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। ओके हो गया जी। आगे इसके बाद जो है हमारे पास पैरेललोग्राम आती है। पैरेललोग्राम ऐसी शक्ल होती है विच अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये छोटी साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, एंड दी ईच लेंथ आर अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल ये एंगल डी है और एक एंगल इसका अपोजिट जो है यहाँ पे ये एंगल बी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, मुखालिफ समत में होता है। और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये 45 एंगल है और ये भी 45 ऑलरेडी हो जाएगा खुद ब खुद ही, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, आगे जी यहाँ पे ये बता रहा है कि ए बी इक्वल टू डी सी, वही चीज़ इसमें ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है, और ए डी इसके जो है अपना बी सी के इक्वल होगी, ये देखें इसने बताया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि एंगल जो ए है ना, ये वाला एंगल, ये जो सिंबल होता है ना, ये भी चीज़ें समझें कि एक मैंने ये वाला बताया, ये वाला, ये इसका मतलब है पैरेलल। एक एंगल ये लगा हुआ है साथ में, कुछ बच्चों को पता नहीं है। ये वाला जो एंगल है इसका मतलब होता है एंगल, ये वाला जो सिंबल होता है ना इसका एंगल मतलब होता है। कहता है एंगल ए एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है जी, ये सिर्फ उसको हमने बता देना कि ये इसके ऐसे होता है। आगे जो है इसकी प्रॉपर्टी में ये बताया हुआ है कि इंटीरियर एंगल में जो स्ट्रेट एंगल होता है जिसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, इसमें जो स्ट्रेट एंगल है मतलब ये एक सीधी लाइन बन रही है। अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये वाली जो लाइन है ना, ये एक सीधी लाइन बन रही है ऐसे करके। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है जी, तो इसके जो एंगल होते हैं दोनों, ये दोनों एंगल जो भी होंगे वो इक्वल टू 180 होगा। तो इधर इसने यही चीज़ बताई हुई है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल, ये एंगल और ये एंगल प्लस करें तो 180, ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल ये वाला बी इस साइड पे, ये एंगल प्लस करें तो 180। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल है वो सारे 180 के इक्वल होते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ में हम बताएंगे। ठीक है जी, आगे जो है इसका रंबस है। रंबस में हमने देखना है कि इसमें रंबस क्या होती है। रोम्बस लफ्ज़ है। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल इज इन विच द मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड नॉन ऑफ एंगल आर इक्वल टू 90। ठीक है, अपोजिट एंगल इज रंबस आर इक्वल, अपोजिट एंगल इसमें भी इक्वल होते हैं। ठीक है जी, एंगल ए एंगल सी एंड एंगल बी जो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, लुक दी फिगर ए बी सी डी। जी ठीक हो गया। आगे जो है इसके वही चीज़, एंगल ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं रोम्बस के। ठीक है, वो 180 जो है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल जो है। ठीक है,
तो इनका भी सम जो है वो 180 होता है। ओके, आगे इसकी हमारे पास आ जाती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या चीज़ है, इसकी शेप इस तरह की होती है कि इसमें देखें ये वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल होती है। यहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ पे हम समझ भी लेंगे। ठीक है जी, ट्रेपीजियम इज़ आ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, इन पैरेलल एंड अदर air is non-parallel. Look at the given figure ABCD and AB and DC, AB पैरेलल है DC के, ये चीज़ इसने बताई हुई है। सम एडजेसेंट एंगल बिटवीन द पैरेलल साइड एंड वन नॉन पैरेलल साइड इज़ 180। ठीक है, पैरेलल साइड जो है इस तरह के जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं, यहाँ पे नीचे बल्कि बता भी दिया उसने, एंगल B प्लस एंगल C करें तो 180 होता है। एंगल B ये वाला एंगल, ये वाले एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 180 के। इस साइड पे भी यही काम होना है। ओके, इसकी आखिरी जो अपना क्वाड्रिलेटरल की टाइप है वो है काइट। ठीक है जी, तो एक काइट में क्या होता है, जैसे जिस तरह के हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं उस तरह की शेप होती है इसकी। ठीक है, तो ये भी आपने जहन में रखना। टू पेयर एडजेसेंट इक्वल एंड लेंथ साइड एंड द वन पेयर ऑफ द अपोजिट इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ काइट। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि मेजर DE इक्वल टू मेजर EF। जो DE है ना, इधर से लेकर इधर तक की जो लंबाई है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये वाली जो लंबाई है FG DG के इक्वल होगी लंबाई। ठीक है जी, ये चीज़ इसने हमें बताई हुई है। ओके जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इसमें और कुछ चीज़ें हैं वो भी आप समझ लें। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज डायरेक्ट समझनी है तो आप मेरी वीडियो आगे कर लें। ठीक है जी, अगर नहीं तो आप जो है ये चीज़ें समझ लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इस जो मैं चीज़ समझा रहा होता हूँ वो उसमें ही क्लियर हो जाती है एक्सरसाइज सारी। ठीक है, बाद में सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। ये देखें क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में, अब यहाँ पे ना वो हमें ये भी कहेगा, पहले क्वेश्चन के अंदर ये बात है कि वो कहेगा लाइन ऑफ अ सिमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें सिमेट्री लाइन जो है वो लगानी होती है। सिमेट्री लाइन ऐसी लाइन होती है जो भी हमारे पास शेप होती है उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे ये पहली ही बताऊं या ये दूसरी रेक्टेंगल बताऊं, इनको बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन को सिमेट्री लाइन कहेंगे। ठीक है, जो शक्ल नीचे बनेगी वही शक्ल ऊपर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें कि इसमें जो स्क्वायर होता है इसमें सिमेट्री लाइन के जो नंबर होते हैं वो 4 होती हैं। 4 लाइनें इसमें लग सकती हैं। जैसे कि पहली लाइन में ये वाली लगाऊं, एक लाइन में ये वाली लगाऊं, फिर एक इसके ये वितर में लगाऊं डायगोनल में। ठीक है, और एक लाइन ये लगाऊं। ठीक है, 4 लाइनें इसमें लग सकती हैं। रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइनें। देखें, मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया कि सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है जो बराबर शकाल में किसी भी शक्ल को तकसीम करती है। अगर मैं इसके यहाँ पे लाइन लगाता हूँ ना तो ये जो शेप है तो ये इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, इसमें यानी कि इस साइड पे हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इस साइड पे कम हो जाए। तो इसमें सिमेट्री लाइन का मतलब है बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। तो यहाँ पे ये देखें कि मैं अगर ये लाइन लगाता हूँ तो ये 2 डिब्बे बन जाएंगे, और ये सेंटर वाली लाइन लगाता हूँ तो ये हमारे पास देखें ये इसका जो साइज़ है इसके इक्वल है, इसका साइज़ ये देखें सब के साइज़ एक जैसे हैं। ठीक है, आगे आ जाए पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं लगती है। उसकी वजह यह है कि हम इस तरह से तिरछी लाइन तो लगा नहीं सकते हैं। सिमेट्री लाइन होती है बिल्कुल सीधी। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर सीधी ऐसी लाइन लगाता हूँ सिमेट्री लाइन, ठीक है, तो गौर करें कि इस साइड ये साइड के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है जी, और फिर मैं अगर इस साइड को ऐसे लगाता हूँ तो गौर करें कि ये साइडें ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आगे को चली जाएगी, ये फिर छोटी फिर ज़्यादा लंबी, तो वो मामलात जो है वो समझ नहीं आते। इसलिए इसकी जो सिमेट्री लाइन है वो 0 होगी। ठीक है, अब काइट में आ जाए। काइट में सिमेट्री लाइन जो है वो क्या होती है, वो एक ही होती है। ठीक
ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करो ये भी लगाता हूँ, वैसे लगानी नहीं है, मैं अगर आपको बताऊँ कि इस तरह से ऐसे लाइन लगाऊँ तो गौर करें ऊपर वाली छोटी हो जाएगी, नीचे वाली बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो दरमियान में लाइन ये वाली लगाई हुई है ना, गौर करें ये वाली साइड सेम टू सेम इस साइड, यानी उसका अक्स बनना चाहिए। ठीक है। जब हम सिमेट्री लाइन लगाते हैं वो लाइन तब लगाते हैं जब दूसरी साइड पे उसका अक्स बन जाए, सेम टू सेम वही चीज़ हो, तो इसलिए इसकी सिमेट्री लाइन 1 होगी। रोम्बस में आ जाए, रोम्बस में देखें ये हमारे पास रोम्बस है, तो इसमें जो है हम 2 लाइनें लगी हुई हैं, तो हर एक का ये साइज़ ये एक जैसा साइज़ है। ठीक है, उसका अक्स बन रहा है। अब इधर आ जाए, ट्रेपीजियम में कोई भी लाइन नहीं लगती सिमेट्री। मुझे बताएं मैं कहाँ पे, जहाँ पे भी लगाऊंगा, इधर लगाता हूँ तो जो इस साइड पे अक्स बन रहा है उसका वो तो सेम है ही नहीं है, ये इसकी जो है कश्ती से बन रही है। ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन लगाता हूँ ऐसे तो वो भी नहीं बन रही, इसलिए इसका भी जो सिमेट्री लाइन होगी। अच्छा, ये MCQs में आ सकते हैं आपको, और ये सवाल में भी आ सकता है कि आप 2 या 3 अशकाल वो दे दें और 2 नंबर का क्वेश्चन हो वो कहे इसकी सिमेट्री लाइन लगाएं। ठीक है, वहाँ पे बना हो, ये शक्ल बनी हो, तो सिमेट्री लाइन हमें लगानी ना आए, तो वो इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। अब ट्रेपीजियम के एसोसेल्स ट्रेपीजियम, तो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या चीज़ है, यहाँ पे भी एक सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लगती है। यहाँ पे देखें 1 सिमेट्री लाइन होगी, एक लाइन। देखें इस साइड का ये वाला अक्स बन गया है। अगर एक और लगाते हैं, ये वाली लाइन लगाते हैं, तो ये देखें ऊपर छोटी हो जाएगी, नीचे ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो वो अक्स बनना चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन गौर करें। ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज हमारी समझ लो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बस अब मैंने प्रैक्टिस करवानी है आपकी। ड्रा एनी 5 क्वाड्रिलेटरल एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़। कहता 5 क्वाड्रिलेटरल बताएं, हमने टोटल 6 पढ़ी हैं, उसने 5 कहा है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। आल्सो ड्रा दी लाइन ऑफ सिमेट्री इन दैम। बात समझ आई है, मैंने सिमेट्री लाइन भी आपको सिखा दी। ठीक है, ऑलमोस्ट अब हमने जल्दी से ये काम ही करना है, सिर्फ उसकी सिमेट्री लाइन शो करनी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन गौर करें। तो पहले क्वेश्चन में स्क्वायर मैंने लिया हुआ है। अब स्क्वायर में क्या चीज़ होती है इट इज़ 4 साइड्स क्लोज फिगर। ये यानी इसकी प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है, पहली जो ये है कि ये एक बंद शक्ल जो है, ये 4 साइड इसकी होती हैं, और एक ये बंद शक्ल है 4 फिगर। ठीक है, इट हैज़ 4 एंगल्स, और इसके जो है 4 एंगल होते हैं। ये इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, आंस बता रहा हूँ। इट हैज़ 4 इक्वल साइड, इसकी जो चारों साइडें होती हैं ना, ये चारों साइडें इक्वल होती है। ठीक है, और ऑल एंगल्स आर 90, जो सब के सब एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 के एंगल होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें सिमेट्री लाइन उसने कहा है जी, तो सिमेट्री लाइन लगा के उसको बताते हैं। सिमेट्री लाइन में आपने क्या करना है, इसमें 4 लाइनें लगती हैं, आपको पता है ना स्क्वायर में सिमेट्री लाइन 4 लाइनें लगती हैं। ये मैंने डॉट से ऐसे शो कर देना है, फिर इस तरफ से ऐसे लगा देनी है। ठीक है जी, फिर आपने जो है ये डायगोनल में इसके वितर में लगा देनी है, ऐसे बिल्कुल एहतियात से लगानी है। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ लगा के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने इसकी सिमेट्री लाइनें लगा दी। ओके, इस तरह से आपने लाइनें भी शो करनी है। आगे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ 4 साइड क्लोज फिगर, ये भी सेम वैसे ही है। इट हैज़ 4 एंगल्स, ये दूसरी एक दफ़ा आपने ये चीज़ याद कर लेनी है, आपको तकरीबन ये एक दूसरे से मिलती जुलती शक्लें हैं। तो इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल नहीं इसकी होती। ठीक है, अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है जी, इस तरह से। और ऑल एंगल्स आर 90, इसके सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 के होते हैं, 90 के होते हैं, 90 के होते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया, बस इतने से हमने बताना है। ठीक है, और इसमें सिमेट्री लाइन का है, तो इसकी सिमेट्री लाइन जो है वो कितनी लगती है, इसकी 2 लगती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने इस तरह से सिमेट्री लाइन भी लगा देनी है।
पेपर के अंदर में भी ये चीज़ आए तो आपको वो कहे कि सिमेट्री लाइन जो है वो शो करें, तो ये ना हो कि आपको पता ही ना हो। मैंने वैसे वाज़े करके आपको बता दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन इसका पार्ट 3, इसमें देखें, गौर करें कि पैरेललोग्राम है रिक्टेंगल ही, ये रिक्टेंगल की ही शक्ल होती है लेकिन ये तिरछी हो जाती है, ठीक है, इटैलिक। तो इसमें क्या होता है कि एंगल जो है वो अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या प्रॉपर्टी में, सबसे पहले कि इट इज़ 4 साइड्स क्लोज फिगर, ये 4 साइड क्लोज फिगर है, ठीक है, 4 साइडें हैं इसकी। इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके 4 एंगल होते हैं। इट हैज़ 4 वर्टिक्स, इसके जो है 4 वर्टिक्स भी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है एंगल ये वर्टिक्स इसके 4 होते हैं। इट अपोजिट साइड आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पीछे हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि वहाँ पे मैंने जो इक्वल होती है कि ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, इसके इक्वल है। इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पे आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगी। एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड इक्वल टू 180, ठीक है। जो एंगल हम पैरेलल साइड में लेंगे, एक स्ट्रेट एंगल, जैसे कि ये बी सी जो है, या फिर डी सी, मतलब एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। इस तरह से एंगल जो है ये 180 के इक्वल होगा, ठीक है। इनका आगे रोम्बस है, इसमें रोम्बस में हम देख लेते हैं। रोम्बस सेम इसी तरह की होती है, लेकिन ये जो हमारा स्क्वायर होता है ना, इसकी भी चारों साइडें एक जैसी होती हैं, ठीक है, रोम्बस में। और जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही होता है, लेकिन स्क्वायर के ऑल एंगल एक जैसे होते हैं, 90 के होते हैं। इसके एंगल जो है अपोजिट एंगल एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 साइड क्लोज फिगर है ये, ठीक है जी। आगे इट हैज़ 4 एंगल्स, फिर इसमें जो है आप अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। एंगल यानी ए जो है, सॉरी, एंगल ए इक्वल टू, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ आए तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका ए बी अगर आप लिख दें, ए बी सी, ए बी सी और डी, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है ना, ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। उसको बताएं जब आप अपोजिट एंगल बता रहे हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और इसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम बता रहे हैं जो उसको, तो इसमें इसलिए मैंने ये लिख दी है स्टेटमेंट, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है जी। सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360। अब इसके जो सारे के सारे एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, वो सब के सब को अगर प्लस किया जाए तो वो 360 होता है। वो हर एक की ऐसी होता है, ठीक है। इसका भी 360 होता है इसका। आगे जो है हमारे पास ट्रेपीजियम इट इज़ 4 साइड क्लोज फिगर, ये 4 साइड क्लोज फिगर होती है, ठीक है। इट हैज़ 4 एंगल्स, इसके भी 4 एंगल होते हैं, देखें 4 ही साइडें होती हैं और 4 ही इसके एंगल होते हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी। फिर ए डी, इसमें ये भी लिख सकते हैं और मज़ीद कि ए डी पैरेलल सी बी, ठीक है। आगे जो है हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल, अच्छा, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे, पीछे भी हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, देखी भी है कि ये जो एंगल है ना, ये जितना भी एंगल बनेगा, फ़र्ज़ कर लो ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। इन दोनों का जो सम, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ 90 होगा नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का अगर सम करें वो इक्वल टू 180 होता है। लिख रहे हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180,
80। फिर एंगल ए एंगल डी इक्वल टू 180, ये हमने उसको बता दिया। तो हमारे इस तरह की 5 जो उसने क्वाड्रिलेटरल कहा था वो हमने बता दी हैं। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ नहीं बताई पीछे मैंने, कि इसकी सिमेट्री लाइन लगानी थी। सॉरी मैं भूल गया कि सिमेट्री लाइन अब पैरेलल जो थी, इसकी सिमेट्री लाइन कोई नहीं लगती थी। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे पीछे ही बता दिया था, क्योंकि इसकी सिमेट्री लाइन अगर मैं लगाऊं तो इसकी शक्ल अक्स नहीं बन रहा, अक्स बनना चाहिए। ठीक है, अब रोम्बस के अंदर आप आ जाएं तो रोम्बस के अंदर आपको पता था सिमेट्री लाइनें कितनी होती हैं, वो मुझे याद अभी आया है। तो सिमेट्री लाइन इसमें 2 थी। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से देख लेनी है। और मैंने ये भी बता दिया कि कब लगनी है, जब इसकी देखें, ये मैंने जब सिमेट्री लाइन लगाई है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे का अक्स है, एक जैसी हो गई है। ठीक है, अब मैं ये वाली जब लाइन लगाऊंगा ये उसका अक्स हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ समझते हैं कि जो सिमेट्री लाइन है वो लगाने का मतलब दूसरी साइड पे जो शक्ल बन रही है वो उसका अक्स हो, सेम टू सेम हो। ठीक है, इसमें 2 लगती हैं सिमेट्री लाइंस। अब आ जाएं आगे क्वाड्रिलेटर। ट्रेपीजियम में तो बनती नहीं है ना, इसमें तो इसमें ज़ीरो होती है इसकी। ठीक है, ये इसमें नहीं सॉरी, ट्रेपीजियम में 1 लग सकती है, माजरत, ये वाली लग सकती है। गौर करें ज़रा, ये देखें दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई है, तो ये लग सकती है, दरमियान में नहीं लग सकती है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ये चीज़ें हमने समझ ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। मार्क एंगल उसने कहा है, जो मार्क किए हुए हैं ये और ये, तो वो हमने बताने हैं, जो नहीं किए होंगे वो नहीं बताएंगे। पहले ही में देखें ज़रा, एंगल उसने ये शक्ल दी है, ये शक्ल दी है, पैरेललोग्राम की शक्ल दी है, अननोन एंगल फाइंड करने को कह रहा है, तो हम फाइंड कर देते हैं। तो पहली जो शक्ल है, अब हमें ये पता है कि ये चीज़ें हमने पीछे अच्छे से सीख ली है, क्या चीज़ होती है, किसके कौन सी चीज़ किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो एंगल डी जो है वो इक्वल टू एंगल बी के है। ठीक है, एंगल ये वाला जो एंगल होता है ये अपोजिट एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने लिखना है अपोजिट एंगल और इक्वल, सो एंगल बी जो है वो भी 135 होगा। ठीक है जी, आगे चीज़ असल में हमें सिर्फ उसने कितनी लगाई हुई हैं लाइनें, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है सी वाला, मैंने यहाँ पे सारी बता दी हैं। आपने मार्क जो किया हुआ है ना वो आपने बताना है। अब ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, मेरी बात समझें। अगर आप ये वाला प्रोसेस जो मैंने किया है, मैंने ये सारा सवाल हल कर दिया है, इसके चारों एंगल फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक एंगल फाइंड करें। क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके एंगल के स्ट्रेट 180 के बराबर है। हमने ये चीज़ पीछे पढ़ी है, इसलिए मैंने वो चीज़ आप लोगों को वाजे कर दी थी, इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा है। तो 100 अब एंगल डी तो आपके पास है, एंगल जो सी है वो एक्स है, प्लस एंगल डी 135 है, इक्वल टू 180। ठीक है, x इक्वल टू 180 में से 135 माइनस कर दें, x इक्वल टू 45, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सवाल है ये। ओके हो गया जी, ये इतना बड़ा ना कीजिएगा आप, ये आप कर लें कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो मैंने पीछे आपको अच्छे से सिखाया, 180 बनता है, तो उसका x जो मार्क सिर्फ ये बताया हुआ है उसने बुक के अंदर। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है आगे, क्वेश्चन डी बी, इसमें देखें ज़रा कि आपने क्या करना है। चूँकि हमें सिर्फ और सिर्फ उसने मार्क्ड कहा है, हमने सी ए और वाई फाइंड करना है। तो देखें, गौर करें कि अगर हम देखें कि ये अपोजिट एंगल जो है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिखें एंगल ए इक्वल टू ये है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, because opposite angle are equal।
सो एंगल सी इक्वल टू जो भी इसका ये एंगल सी इक्वल टू 105 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है इसको क्या करना है, एंगल सी प्लस एंगल डी, अब स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी फाइंड करना है, वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, वो हम सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखने के बाद ये हमारे पास 75, बाद में उसको माइनस कर देंगे इस साइड पे ला के, तो ये एंगल डी जो है वो 75 जो है वो बन जाएगा। ओके, अब अगेन से फिर हम उसको बता रहे हैं, अगेन यहाँ पे अगेन भी लिख लें। ठीक है जी, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल चूँकि ये वाला फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली अगर आप ना भी करेंगे स्टेटमेंट तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपने सिर्फ डी तक करना है, एंगल डी उसने फाइंड करने को कहा था, और एंगल सी भी आ गया, ये वाला एंगल है इसका, और एंगल डी भी आ गया, ये चीज़ें हैं उसने दो पूछी थी। ठीक है जी, तो सी पार्ट के अंदर देखें ज़रा, सी पार्ट में हमारे पास फिर पैरेललोग्राम है, तो इसमें सेम वही चीज़ें देखें, ये पता है हमें, अब इसमें चारों साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी है, यहाँ पे बता दें एंगल बी इक्वल टू 120 है, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो एंगल डी जो है, एंगल डी इक्वल टू वाई इक्वल टू 120 के इक्वल होगा ये। ठीक है जी, अब चूंकि हमें ये वाला एंगल भी चाहिए या ये चाहिए, तो एक एंगल अगर फाइंड हो जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, तो एंगल डी प्लस एंगल जी, ठीक है, ये जेड वाला मैंने साथ में रख लिया है। ठीक है, इसका जो है इक्वल टू 180, फिर 180 एंगल डी जो है वो 120 आया है, इसको दूसरी साइड पे ला कर हम माइनस कर देंगे, और फिर जो है हमारे पास एंगल जेड 60 आ जाएगा। अगेन से यहाँ पे अगेन मैंने कहा अगर आपने लिखना है लिख लें। ठीक है, अगेन अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल था, तो एंगल जेड जो था वही एंगल सी हो गया, तो वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल ठीक हो गया। ये हमारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आखिरी पार्ट डी वाला नहीं किया, सेम टू सेम था इसलिए मैंने नहीं किया है। ठीक है जी, आगे अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, कहता फाइंड दी अननोन एंगल मार्क्ड एंगल। ठीक है, फाइंड दी अननोन मार्क्ड एंगल इन विच ऑफ दी रोम्बस, तो ये रोम्बस दी हुई है, तो इसमें हमने जो है अननोन एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, सेम वही काम जो पीछे हमने किया जी। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल सी, सो एंगल सी इक्वल टू 75। ठीक है, एक एंगल पूछा है, मार्क एंगल पूछा है, इसलिए बस उसने जो मार्क किया है हम भी वही बताएंगे। क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, जो चीज़ पूछी उतनी बतानी है। ठीक है, ये आमने सामने एक दूसरे के इक्वल है, सिंपल सी बात है। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में भी सेम यही काम का, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में लिख भी दिया, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल बी इसलिए 145 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एंगल वाई फाइंड करना है, ये वाला, तो जो चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, यहाँ पे देखें 180 होता है, तो एंगल बी और एंगल वाई ए जो है वो एक्स और प्लस वाई होता है, तो हमारे पास एंगल एक्स जो है वो 145 है। ठीक है, 180 इक्वल टू रखा हुआ है, फिर दूसरी साइड पे माइनस करेंगे तो 35, तो वाई का एंगल जो है वो इक्वल टू 35 हो जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन सी में फिर वही चीज़ हमने जो है इसको अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। जब ये वाला एंगल फाइंड करना है तो 100 दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180, यहाँ पे देखें ये एंगल 180 हो जाएगा। फिर आगे जब हम करेंगे इसको मज़ीद, तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास हल। ठीक है जी, z प्लस वाई इक्वल टू, ये वाई 115 है, माइनस किया तो z इक्वल टू 65 हो जाएगा। ठीक है जी, अपोजिट एंगल, अब z आ गया है तो अपोजिट एंगल हमारे पास जो है एंगल d है, तो वो फाइंड करेंगे तो 65 आ जाएगा वो भी जी। आगे इसका डी पार्ट में भी चारों चीज़ें फाइंड करनी है, सेम टू सेम क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो एंगल बी जो है वो z के इक्वल है, यहाँ पे देखें,
और इक्वल टू 54 आ जाएगा। ठीक है, आगे जब हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है तो उसमें फिर से वही काम, अगर आपने हर जगह पे जब ये फार्मूला लगा रहे हैं तो एज अ वी नो दैट आपको पता है कि एल डी प्लस एल ए इक्वल टू 180 होता है। दो स्ट्रेट एंगल बन रहे हो तो वो 180 के इक्वल होता है। एल डी हमारे एंगल डी हमारे पास है, ये उस साइड पे माइनस किया तो 126 आ जाएगा एक्स इक्वल टू। ठीक है, अगर एक्स आ गया है यहाँ पे देखें, एक्स आ गया तो वाई भी आ जाएगा, ये अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल टू वो भी 126 वो भी 126 हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसमें भी यही चीज़ कह रहा है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। अननोन मार्क्ड एंगल ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमें उसने स्क्वायर रेक्टेंगल ये 4 सवाल दिए हैं। तो चूँकि हमें जो चीज़ पूछी बस उतना बताना है, एंगल्स पूछे हैं। एज अ वी नो दैट, ये स्टेटमेंट आप इसके लिए याद कर लें कि ऑल द एंगल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू 90। इसके सारे के सारे एंगल चूँकि उसने पूछा है तो हमें पता है सारे एंगल 180 के 90 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90। ठीक है, ये लिख देंगे, बस यही जवाब है इसका। ओके, अगर बी पार्ट के अंदर देखें तो इसमें भी वो स्टेटमेंट पहले लिखें, एज अ वी नो दैट ऑल द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90। ठीक है, तो सारे एंगल 90 के इक्वल है। एंगल ही पूछे हैं, कुछ और नहीं पूछा उसने, तो एंगल वो हमने बता दिया कि एंगल सारे के सारे इक्वल टू 90 के। अब आगे आ जाएं सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर आपको पता है उसने 45 और वाई दिया हुआ है ये, तो ठीक है, हमें ये भी पता है कि ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 के, ये भी एंगल 90 के, ये भी 90 के इक्वल। अच्छा लिखें कि ऑल एंगल्स आर दी स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू 90। ठीक है, 90 के इक्वल होता है। सो क्या करेंगे, एंगल वाई प्लस 45 दूसरी साइड पे माइनस हुआ तो एंगल वाई इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा जी। तो इसके डी पार्ट में भी देख लें, सेम वही काम किया हुआ है, 90 में से माइनस किया, स्टेटमेंट लिखी और ये सवाल हमारा हल। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें जो है मार्क्ड एंगल जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएं। अब ये जो शक्ल है ये हमारी ट्रेपीजियम की शक्ल है, तो इसको आपने जो है अच्छे से देख लेना है। कोई ऐसा इशू नहीं है हमें। मैंने आपको पीछे जब ये करवा रहा था मैंने कहा था अगर कहीं पे ये वाला डिब्बा बना हुआ है इसका मतलब है ये 90 का एंगल है। ठीक है, लिखा या नहीं लिखा इसका मतलब ये है कि ये 90 का एंगल है। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो बात समझे कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है तो 180 होता है। ये एंगल बी प्लस एंगल ए, यहाँ पे देखें एंगल एक्स प्लस एंगल ये वाला 35, इनको प्लस करें तो 180 बनता है। आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, उसको माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे एंगल एक्स इक्वल टू 145 आ जाएगा। ठीक है, जो मार्क्ड किया हुआ है ये भी मार्क है तो ये हमने बता देना एंगल सी इक्वल टू 90। ओके, दो चीज़ें पूछी हैं उसने, ये भी हमने बता दिया और ये भी हमने बता दिया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी के अंदर देखें, इसमें भी ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया, तो ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनेगा तो ये बन के 180 और माइनस किया तो 128। बिल्कुल आसान काम और जल्दी जल्दी हमने करते जाना है। ठीक है, इसमें भी जो है वो सेम यही काम किया हुआ है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें दो दफ़ा आई हैं। शेप में देखें, यहाँ पे शक्ल के अंदर है ये एक साइड है, एक ये साइड है। ठीक है, और एक ये भी दी हुई, चारों साइड दी, ये तो हमें पता चल गया ये 90 है। ओके हो गया जी। तो अब हमने फाइंड करना है एक्स और ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एंगल एक्स 117 इक्वल टू 180। ठीक है, ये एंगल इसका स्ट्रेट लाइन पर 180 के इक्वल होते हैं तो ये हमने लगाया तो एंगल एक्स इक्वल टू 65। अगेन स्ट्रेट लाइन जो है वो बनती है हमारे पास एंगल वाई इक्वल टू प्लस 90, ये वाला, ये और ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 180 में से माइनस करेंगे तो 90 एंगल हो जाएगा। ठीक है, हमारे एंगल फाइंड हो जाएंगे। आगे इसमें भी सही काम जी। तो ये हमने एंगल बताया पहले, दोनों का सम ये फाइंड करना है तो स्ट्रेट लाइन पर 180 के ये फाइंड करना है, ये भी स्ट्रेट लाइन के, तो आपके पास आंसर आ जाए। अगर ये आ जाता है तो आप फिर भी निकाल लेते हैं जी।
यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको सोल्व कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी अननोन एंगल है लेकिन काइट के एंगल हैं वो हमने बताने हैं उसको सेम। अब इसमें एक नई चीज़ होगी जो हमारे पास काइट वाला क्वेश्चन है जी। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि एंगल एक्स इक्वल टू जो है देखें ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 बनते हैं, ये और ये हम फाइंड कर लेंगे। तो एक 20 उधर गया तो एंगल एक्स इक्वल टू 160, ठीक है। अब अपोजिट एंगल जो है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल जो है वो उसके अपोजिट है, तो इसलिए वो भी 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगेन अपोजिट एंगल जो है एंगल सी इक्वल टू एंगल ए क्या है, इसलिए एंगल ए भी जो है वो इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे जी इसका क्वेश्चन बी पार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो इसमें सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर आई है कि बाज़ का हम अपोजिट साइड स्ट्रेट एंगल लगा के इसको हल करते हैं तो उसमें जो आंसर है ना वो सही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने फिर कट किया है, दोबारा किया है कि इसके जो चारों एंगल है ना ये इक्वल टू 360 के हैं, सब के हैं। इसके हम ऐसे करेंगे कि एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल 104 और एंगल 40 जो है वो इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। और एक चीज़ कि एंगल यहाँ पे जो एक्स है ना वो वाई के इक्वल है, अपोजिट एंगल है ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी दें बिकॉज अपोजिट एंगल और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमने सारी लिखी हैं इसके अंदर क्या करेंगे ऐसा काम कि एंगल वाई की जगह पे एंगल एक्स लिख देंगे, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, यानी 2 एंगल एक्स, यहाँ पे एंगल भी आता है वो मैं भूल गया शायद जी। तो 360 बाद में 140 जो है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स प्लस हो गया, 2 एंगल एक्स हो जाएगा 360 में से फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएंगे, ठीक है। 2 इस साइड पे लाकर डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवाएंगे तो 108 हमारे पास एंगल एक्स इक्वल टू 108। ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। आगे चूँकि वो इसके अपोजिट है तो वो उसका अपोजिट एंगल अगेन आर इक्वल एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स है, तो एंगल वाई इक्वल टू 108 हो जाएगा जी। आगे सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट में भी यही चारों मार्क किए हुए हैं, तो आप सिंपल सा इन चारों को प्लस कर लें। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, देखिए मैंने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल एक्स इक्वल टू 135 के, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। हमने क्या किया, चारों एंगल सम ऑफ 4 एंगल, फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल होते हैं, ठीक है, 360 के। हमने चारों एंगल को सम कर लिया 360, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अब चूंकि आपको ये भी पता चल गया अगर एंगल एक्स जो है वो एंगल ये वाला जो एंगल है ये इस एक्स के इक्वल है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे 135 लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास ये और वाई इक्वल टू ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन डी पार्ट इसका आखिरी जी, सेम वही काइट आई है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो एंगल सारे प्लस कर लेने, प्लस करने के बाद देखिए यहाँ पे ये 2 आ गया है, बाद में जो इनको माइनस करेंगे करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एंगल एक्स इक्वल टू 119, अब एंगल एक्स जो है 119 आया है तो एंगल वाई भी क्या होगा, अपोजिट है ना, तो एंगल वाई भी 119 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।